नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज है 19 दिसंबर और 10-11 दिन आपके शेष बचे हैं दिसंबर माह के। तो ऐसे में पढ़ाई को और थोड़ा सा जबरदस्त तरीके से करिए और कई सारे वैकेंसीज जो आपके सामने आई हुई हैं उन पर आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, तब जाकर के आपको सफलता जो है जल्दी मिल जाएगी। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। लेकिन यह बात मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर दूं, ये जो हमारा करंट का वीडियो होता है ये आपके सभी एग्जाम के लिए, जितने भी आप एग्जाम देते हैं यूजीसी नेट से लेकर के वनडे एग्जाम, लेखपाल, पेट, आप जो भी एग्जाम देते हैं, टीजीटी, पीजीटी, जहां जहां पर समसामयिक आता है उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और खासकर पीसीएस, यूपीएससी और आरओ एआरओ एग्जाम के लिए। राइट, चलिए आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ चिली की राजधानी क्या है, क्योंकि यह चर्चाओं में रहा है चिली, और आप लोगों ने इसका सही आंसर बताया था। आप लोग को इसके लिए 5-5 रुपए डेली मिल्क इनाम में फ्री। ठीक, चलिए पहला टॉपिक ऐसा क्या है, सबका बीमा सबकी रक्षा, बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। तो ये एक जो है नया जो संशोधन है बीमा वाला, ये अभी हाल ही में इसको पारित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है बीमा में, यानी कि जो भी आपका बीमा क्षेत्र होता है, इस बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को शामिल करने की बात कही गई। 100%, ये एक बड़ी बात है। और चूंकि 2047 में हमने विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, तो इसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 में सबको जो है बीमा से आच्छादित कर दें। यह लक्ष्य दरअसल इस विधेयक में रखा गया है। यानी कि राज्यसभा ने 17 दिसंबर को सबका बीमा सबकी रक्षा, सबका बीमा करने का लक्ष्य रखा है। बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। और इस विधेयक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम लोग एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो एफडीआई की जो सीमा है वो अभी कितनी है, 74% है। और 74% से बढ़ा करके इसको 100% एफडीआई करने सहित कई अहम सुधारों का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। तो ये एक खास बात है। अब प्रश्न पूछ लेगा कि भी हाल ही में जो ये नया विधेयक जो पारित हुआ है बीमा वाला, इसमें एफडीआई को कुल कितने % रखने का लक्ष्य रखा गया, तो आप कहेंगे 74 से लेकर के 100%, मतलब 74 से बढ़ा करके 100%। इसका उद्देश्य क्या होगा, बीमा उद्योग का आधुनिकीकरण करना है और 2027 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को हासिल करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, और इसे अधिनियम के तहत दरअसल बीमा अधिनियम 1938, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन किए गए हैं। विधेयक का मकसद कारोबार में क्या करना, कारोबार में सुगमता बढ़ाना, वैश्विक पूंजी आकर्षित करना, पॉलिसी धारकों की सुरक्षा को मजबूत करना और बीमा की पहुंच को क्या करना है, व्यापक करना है अपने आप पे। तो ये एक बड़ी इसकी जो है क्या कहते हैं अपने आप में वो है। और अभी बीमा कंपनियों की संख्या 53 से बढ़कर के कितनी हो गई है, 74 हो गई है अपने आप पे। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके लिए इस टॉपिक से क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नया विधेयक आदि पारित होता है तो उसमें प्रश्न आपके बन जाते हैं। इसके लिए आप पीआरएस की मैंने वेबसाइट आपको बताई होगी, पीआरएस इंडिया, पीआरएस, ठीक है, पीआईबी अलग है, पीआरएस अलग है। यहां पर आपको जो भी संसद के जो भी बिल होते हैं, ठीक है, जो भी विधेयक होते हैं, वो सब आपको इसकी ओरिजिनल कॉपी और उसकी जो क्या कहते हैं समरी कॉपी आपको मिल जाती है। तो समरी कॉपी को डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। ठीक है, चलिए अब प्रश्न आपके सामने आ गया। ठीक है, बताइए कि 2027 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य किस विधेयक से संबंधित है? बैंकिंग संशोधन विधेयक से संबंधित है, वित्तीय समावेशन विधेयक से संबंधित है, बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 से संबंधित है, या एलआईसी निजीकरण विधेयक से संबंधित है? किससे संबंधित है? जल्दी से इसका उत्तर मुझे आप लोग बताइए फटाक से, बिना देरी के। इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए, ठीक है, इससे आपको दूर नहीं जाना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025। ठीक है, चलिए संसद ने निरसन और संशोधन विधेयक 2025 भी पारित कर दिया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो भी हमारे नए नियम कानून और विधेयक आते थे उनकी अगर प्रासंगिकता खत्म हो गई है तो उसको फिर जो है डिसॉल्व कर देना, खत्म कर देना। ये इस विधेयक का क्या मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम और कानून हमारे पास आज भी मौजूद हैं जिनकी प्रासंगिकता दरअसल वर्तमान में है नहीं कुछ खास। ठीक है, तो ऐसे में उन विधेयकों या उन नियमों कानून को रद्द करना ही इस मुख्य जो है आपका जो विधेयक है, जिसे हम निरसन और संशोधन विधेयक कहते हैं, जो 25 के नाम से जानते हैं, इसी विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, संसद ने निरसन और संशोधन विधेयक
2025 पारित कर दिया है। विधेयक में कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। दरअसल यह विधेयक भारतीय ट्रामवे अधिनियम 1986, लेवी चीनी मूल्य समतुल्य कर निधि अधिनियम 1976 और भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, ठीक है, अधिनियम 1988 सहित 71 अधिनियमों को क्या करता है, निरस्त करता है अपने आप पे। ठीक है, चलिए विधेयक में 4 अधिनियमों में संशोधन भी किया गया है। इनमें पंजीकृत पदों के लिए शब्दावली को अद्यतन करने और सामान्य खंड अधिनियम 1897 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में संशोधन करना शामिल है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा वसीयत के सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु संशोधन किया जा रहा है। यानी कि दरअसल ये जो विधेयक पारित किया गया है ये उन सभी नियमों कानूनों में परिवर्तन या उनको खत्म करने का प्रयास करेगा जिनकी वर्तमान प्रासंगिकता नहीं। बस आप यूं समझिए, ठीक है। तो ये एक खास बात है। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए भी यह विधेयक लाया गया है, जिसमें रोकथाम शब्द को तैयारी से प्रतिस्थापित किया गया है। यह एक बड़ी बात है अपने आप पे, ठीक है। यह विधेयक दरअसल जीवन यापन को सुगम बनाएगा और उन कानूनों को निरस्त या संशोधित करेगा जो अप्रासंगिक या अनुपयोगी हो गए हैं, यानी कि जिसकी प्रासंगिकता अभी नहीं है, जो अप्रासंगिक हो गए हैं या जो अनुपयोगी हैं, ऐसे जो है कानूनों को निरस्त करने का प्रयास करेगा कौन, ये जो अभी निरसन विधेयक अभी पारित किया गया है आपके लिए। ठीक है, याद है क्या पॉइंट। चलिए अब इस पर आ जाएगा प्रश्न आपके सामने कि निरसन और संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नए कर लगाना या अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त या संशोधित करना, संविधान में संशोधन करना या फिर न्यायपालिका का पुनर्गठन, क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर। जल्दी से मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। तो इसका उत्तर अगर आप देखिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, बी या सी या डी, जल्दी बताइए। ये आपको ही बताना है बॉस, किसी और को नहीं बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर तुरंत बताएंगे मुझे। क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर, बताओ। इट्स वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बताइए क्या हो जाएगा। विधेयकों पर खूब प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये, आपका सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, बी, आप प्रासंगिक कानूनों को निरस्त या संशोधित करना, ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि बटेश्वर हाल्ट स्टेशन को क्रॉसिंग स्टेशन का भी दर्जा हाल ही में दे दिया गया है। तो ये चर्चाओं में रहा है। तो भारतीय रेल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली, जन्मभूमि क्या है, बटेश्वर हाल्ट स्टेशन जो है, ठीक है, इसको क्रॉसिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। रेल मंत्रालय ने आगरा डिवीजन के बटेश्वर को डी श्रेणी के हाल्ट स्टेशन से बी श्रेणी के क्रॉसिंग स्टेशन में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और यह स्थान कुछ लिए फेमस भी है अपने आप पे। पहली बात तो इसीलिए फेमस है कि भैया जन्मभूमि है अपने आप पे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और खास बात यही है कि अभी जो है क्या कहते हैं, इन 3 महान विभूतियों की मूर्तियों का लोकार्पण 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ में हो रहा है। कहां पर हो रहा है जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। खासकर जो लोग दुबग्गा और राजाजीपुरम के साइड रहते होंगे, IIM के साइड रहते होंगे, वो लोग जानते होंगे लखनऊ में। बताओ भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 3 विभूतियों के मूर्तियों का लोकार्पण अभी 25 दिसंबर को लखनऊ में करने वाले हैं। तैयारियां जोरों शोरों से हैं। जल्दी से मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या होगा। जिस जगह पर, लखनऊ के जिस जगह पर कोई जाता नहीं था, जहां पर रात के अंधेरे में आप लूट लिए जाते, उस जगह को इतना मनोरम बना दिया गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उस स्थान का नाम क्या है और किन 3 मूर्तियों का जो है लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो बटेश्वर भंडाई उदीमोर खंड में बह और फतेहाबाद स्टेशन के बीच ये स्थित है अपने आप में। बटेश्वर जो है, बटेश्वर अपनी प्राचीन विरासत के लिए भी जाना जाता है, जिसमें यमुना नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर और बटेश्वर पशु मेला भी इसमें क्या है, शामिल है अपने आप। तो इसलिए फेमस भी है अपने आप पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पूर्व पीएम जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने बेबाक टिप्पणी और बेबाक बातों के लिए और सत्ता पक्ष के साथ साथ में विपक्ष में भी लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका लोकसभा जो रहा है वो बलरामपुर रहा है और शायद कुछ टाइम लखनऊ भी रहा है अपने आप में, है ना शायद। उनके बारे में अक्सर प्रश्न जो है पूछा जाता है। सुशासन दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है, जानते हैं आप लोग? बताइएगा इसका भी कमेंट करके आप लोग प्लीज। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पिताश्री के बड़े फेवरेट नेता रहे हैं।
हमारे भी रहे, आपके भी रहे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे नेता हैं जो बड़े फेमस रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसे हमारे एक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत फेमस है, मैं उन्हें बहुत बड़ा संत, महात्मा और पुजारी मानता हूं। उनसे कभी प्रेरणा लेने का आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा। कलाम जी को पढ़िए, जिंदगी बदल जाएगी आप लोग की, है ना। चलिए, बाकी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सबसे पंक्ति अच्छी तो यही लगती है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, है ना। हमेशा अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार आप जो है असंतुलन की भावना में आ जाते हैं, कई बार आप परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो इसी बात पर फिर मैं कहता हूं कि न रहो न निराश करो मन को, क्या न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। और उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां, जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, ठीक है। टुक नींद की अखियां खोल जरा, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है आपके लिए कि जागृत भावना में हमेशा रहिए, अपने आप को जगाने का प्रयास हमेशा करिए, सोइए मत हमेशा, है ना। और ना अपने समय का आप कहीं पर वेस्ट कीजिए समय को, अपने आप को। आज आपका समय सोने चांदी हीरे जवाहरात से बहुत ज्यादा क्या है, बहुमूल्य है। ये समय एक एक सेकंड आपके जीवन का घट रहा है, पता है। आप मौत के करीब जा रहे हो, कभी आपने सोचा आप मौत के एक एक सेकंड आपके जीवन का कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। हम सोचते कि हम बड़े हो रहे हैं, नहीं, आप छोटे हो रहे हैं, आपकी उम्र घट रही है। ध्यान दीजिएगा आप इस बात का। इसलिए जीवन में कुछ नया करिए, कुछ बेहतर करिए और कुछ ऐसा करके दिखाइए तो दुनिया आपका नाम लेना चाहे, आपके कार्यों की सराहना करे। इसलिए अपने आप को ये कभी मत सोचिए कि आप परीक्षा में असफल हो गए, जरूरी नहीं है, ठीक है। 200, 250, 300 वैकेंसी आती है, PCS IAS में 700, 800 आती है, सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल। लेकिन आप उस परीक्षाओं के आधार पर किसी का आकलन आप नहीं कर सकते कि नहीं 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 तुम पढ़ने में अच्छे तो इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। इसलिए कभी मत घबराइए। आप अगर नॉलेजेबल हैं तो आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आप बेहतर कार्य कर सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। क्या कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। और कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, ठीक है। तो एक रस रहिए हमेशा से और अपने आप में प्रयास कीजिए, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने कौन सा? अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि भारतीय रेल ने किस पूर्व प्रधानमंत्री की जन्मभूमि स्थित वटेश्वर हाट स्टेशन को क्रॉसिंग स्टेशन का दर्जा दिया है? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। ध्यान रखिएगा। चलिए, भारतीय फिल्म होम बाउंड को 98वें ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए नामित भी कर दिया गया। यह भी चर्चाओं में रहा और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आएगा आपके एग्जाम में डेफिनेटली। तो भारतीय फिल्म होम बाउंड को 98वें ऑस्कर पुरस्कार पर हर साल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है फीचर फिल्म श्रेणी के लिए नामित किया गया। किसको? होम बाउंड को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए। नीरज घेवान के निर्देशन में बनी यह फिल्म इस श्रेणी के लिए नामित 15 फिल्मों में से शामिल है। तो ये आपके निर्देशन करता कौन है आपके एग्जाम में पूछ लेगा। तो नीरज घेवान ने इसका निर्देशन किया है। पुरस्कार के विजेता की घोषणा आगामी 15 मार्च को की जाएगी, यानी कि 15 मार्च 2026 को इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ऑस्कर पुरस्कार आप जानते होंगे, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसे अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों के बेहतरीन काम को पहचानने के लिए हर साल देती है। इसमें 24 श्रेणियां होती हैं और विजेताओं को एक स्वर्ण प्रतिमा ऑस्कर के रूप में मिलती है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मनोरंजन पुरस्कार समारोह माना जाता है। ऑस्कर बहुत बड़ा पुरस्कार अपने आप में, जैसे ऑस्कर है ठीक उसी प्रकार से नोबेल प्राइज भी होता है। लेकिन हमें जिस प्रकार से नोबेल प्राइज पर हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, वैसे हमें अपने देश के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न पर भी उतना ही सामान्य शब्द हमारे भीतर होनी चाहिए उसके प्रति, है ना। मुख्य बातें, स्थापना 1927 में इसकी होती है। पहला समारोह 1929 में हुआ था इसका। प्रदानकर्ता मैंने बता ही दिया आपको कौन है। पुरस्कार अकादमी पुरस्कार मेरिट, ठीक है, या ऑस्कर नामक स्वर्ण प्रतिमा दी जाती है। इसमें 24 से अधिक श्रेणियों में इसको दिया जाता है अपने आप में, ठीक है। महत्व सिनेमा जगत का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है, ठीक है। 200 से अधिक देशों में लाइव टेलीकास्ट किया जाता है और प्रथम भारतीय जो विजेता रहे हैं ऑस्कर के वो भानु अथैया रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए, होम बाउंड फिल्म का निर्देशन किसने किया है? अभी जस्ट हमने बताया है, जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका बताओ, मतलब कि ऐसे बताओ कि होम बाउंड फिल्म का निर्देशन किसने किया है। अभी हमने आपको बताया, अनुराग कश्यप, नीरज घेवान, सुजीत सरकार, ठीक है, या फिर इम्तियाज अली,
जल्दी से मुझे इसका बताइए आप लोग आंसर, बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। अभी हमने आपको बताया घेवान साहब तो है इसके, नीरज घेवान इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के बारे में, के मापदंडों के बारे में, तो अभी इसमें जो है भारत ने अच्छी प्रगति की है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025 किसी देश के एआई इकोसिस्टम तंत्र, जो इकोसिस्टम होता है उसकी जीवंतता को मापने के लिए 7 नए प्रमुख पिलर्स का उपयोग करता है, जिनमें आपका पहला हो जाएगा अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रतिभा एंड शिक्षा यानी कि टैलेंट एंड एजुकेशन, अर्थव्यवस्था और निवेश यानी कि इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट, और नीति और शासन यानी कि पॉलिसी एंड गवर्नेंस अपने आप में, और बुनियादी ढांचा यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, जिम्मेदार एआई यानी कि रिस्पॉन्सिबल एआई, और जनमत यानी कि पब्लिक ओपिनियन। इस पहले इसमें 8 स्तंभ थे और अभी 7 हैं, लेकिन नए संस्करण में शिक्षा और विविधता को प्रतिभा स्तंभ में मिला दिया गया है। भारत में प्रतिभा और R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्तंभों में विशेष सुधार जो है क्या है दिखाया हुआ है, जो अभी ये चर्चाओं में रहा है ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के मापदंड जो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो है भारत ने काफी अच्छा प्रयास किया है। ठीक है, चलिए अब बताइए आप लोग प्रश्न इसमें से क्या हो जाएगा उसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के मापदंडों के बारे में सही है? नंबर 1, एक कथन क्या है? या केवल जीडीपी और जनसंख्या पर आधारित है। इसमें 7 स्तंभ शामिल हैं, जैसे अनुसंधान और विकास, प्रतिभा और अर्थव्यवस्था, और सी ऑप्शन है यह केवल सरकारी नीतियों का मूल्यांकन करता है। डी, यह भारत को शीर्ष स्थान पर रखता है। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर? मुझे जल्दी से इसका उत्तर आप लोग बताइएगा प्लीज। बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सॉरी ये बी वाला। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। यही ना होगा, कुछ और होगा, बी वाला ही होगा, है ना? बिल्कुल। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक, अभी इसको हालांकि मैंने कराया था, लेकिन फिर दोबारा से न्यूज में आ गया तो मैंने करा दिया आपको, क्योंकि इसमें अभी क्या हुआ है, इसमें एक नया विधेयक पारित किया गया है। दिसंबर 2025 में पेश किया गया वीवीजी राम जी विधेयक ऐतिहासिक मनरेगा अधिनियम 2005 को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। विधेयक की प्रमुख विशेषताओं में ग्रामीण परिवारों के लिए वार्षिक गारंटीकृत रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है? 125 कर दिया गया है। यानी कि अब जो मनरेगा में संशोधन किया गया है उसमें क्या किया गया है? 100 दिनों को बढ़ा करके 125 दिनों के रोजगार की गारंटी को दिया गया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीवी ग्रामीण जी विकसित भारत जी राम जी विल 2025 अभी हाल ही में पास किया गया है। ये ग्रामीणों को और ज्यादा सशक्त करेगा और ग्रामीण पृष्ठभूमि को मजबूत करते हुए जो विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा? मजबूत करेगा, जिसमें आपका हेल्थ से लेकर के आपका जलाशयों का निर्माण करना, अपने आप में जल संरक्षण पर काम करना, ठीक है, भूमि सुधार पर काम करना और कई सारे मुद्दों पर इसमें काम करना है। 60 दिनों का इसमें अवकाश अलग से दिया जाएगा ताकि खेती किसानी का काम भी इसमें किया जा सके। मैंने डिटेल्स में इसको कराया था आप लोगों को। ठीक है, यह महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव वित्त पोषण मॉडल में है, जहां मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरी का 100% केंद्र सरकार वहन करती थी। वहीं नए विधेयक में इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें मजदूरी लागत को केंद्र और राज्यों के बीच 60 और 40 के अनुपात में डिवाइड किया गया है। अब इसके पहले जिस दिन मैंने कराया था आपके पास, उसमें मैंने सेंट्रल जो क्या कहते हैं, जो यूनिटेड टेरिटरीज हैं उनमें कितना जो है क्या कहते हैं ये होगा मापदंड होगा, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें वित्त का कितना मापदंड होगा, ये मैंने आपको बताया था। अगर किसी को याद है तो बताइएगा कि इस पूरे इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों का जो हिस्सा होगा वित्त मामले में कितना होगा, बताइए कमेंट करके, क्योंकि मैंने आपको कराया था। अब ऐसे प्रश्न फैक्टर डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि रिवीजन नहीं किया होगा, भूल गया होगा, पक्का है। मुझे बताओ कि लास्ट डे जो हमने प्रश्न आपको कराया था इसी रिलेटेड, तो हमने पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जो वित्त का जो समावेशन किया गया उसके बारे में बताया था कि कितना फंडिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा जो जहां पर विधानसभाएं नहीं है वहां पर क्या होगा रेशियो वित्त का, वो मैंने बताया था आपको। तो बताइएगा मुझे जल्दी से कमेंट करके, चलिए बताइए आप लोग। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विधेयक 2005 के मनरेगा अधिनियम को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीकृत रोजगार के दिनों को 100% से बढ़ाकर के 125 दिन प्रतिवर्ष कर दिया गया है। विधेयक में केंद्र और राज्यों के बीच मजदूरी लागत
साझा करने का अनुपात 60:40 प्रस्तावित है, जो पहले 100% के द्वारा 100% केंद्र के द्वारा वित्त पोषित था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3? बताइएगा, तुरंत बताइए सोच करके कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम है भाई साहब, ये ऐसा नहीं कि आप इसको बता ले जाइएगा। क्या हो जाएगा? इसका तो हो जाएगा आपका डी, मेरे हिसाब से डी, या कुछ और होगा? बताइए, मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, कुछ लोग ऐसे ऐसे नींद में आ रहे होंगे। उठ जाओ महाराज, सो मत, ठीक है, अभी मैसेज आ जाएगा तो बताने लग जाओगे आप लोग, है नहीं? डी इज द राइट आंसर। चलिए, एक राष्ट्र एक लाइसेंस एक भुगतान, वन नेशन वन लाइसेंस एंड वन पेमेंट, ये क्या भाई साहब? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट बैलेंसिंग एआई इनोवेशन एंड कॉपीराइट शीर्षक से एक वर्किंग पेपर क्या किया है, अभी हाल ही में जारी किया हुआ है। यह प्रस्ताव जेनरेटिव एआई, ठीक है, मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए कॉपीराइट सामग्री के उपयोग को विनियमित करने का क्या करता है? प्रयास करता है अपने आप पे, ठीक है ना? चलिए, इसके तहत एआई डेवलपर्स के लिए एक अनिवार्य ब्लैंकेट लाइसेंस की सिफारिश की गई है, जहां पर कॉपीराइट धारकों को रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। यह रॉयल्टी एक केंद्रीकृत निकाय द्वारा एकत्र और वितरित की जाएगी अपने आप पे। तो इस तरह का भारत इस तरह का वैधानिक लाइसेंसिंग ढांचा लागू करने वाला पहला देश बन सकता है अपने आप पे, जो कि इन नियमों को करेगा और इस पर व्यापक स्तर पर काम करेगा। एक राष्ट्र एक लाइसेंस और एक भुगतान, ये अच्छी बात है अपने आप पे, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग, इस पर क्या हो जाएगा उत्तर इसका? एक राष्ट्र एक लाइसेंस एक भुगतान प्रस्ताव जो अभी हाल ही में समाचारों में था, किस क्षेत्र से संबंधित है? दूरसंचार आवंटन से रिलेटेड है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट से रिलेटेड है, जीएसटी कर व्यवस्था से रिलेटेड है, या इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क से रिलेटेड है? जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए तुरंत ऑन स्पॉट। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका भैया ये वाला, बी वाला, है ना? ये तो होगा, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, ये कुछ और होगा? यही होगा भाई, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। विजय दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। 16 दिसंबर 2025 को भारत ने विजय दिवस की 54वीं वर्षगांठ मनाई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 54वीं है ना? कंफर्म है आप लोग? एक बार जरा देखिएगा इसको। 54वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक जीत और बांग्लादेश के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए.के. नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था अपने आप पे, तो ये एक बड़ी बात थी अपने आप पे, है ना? चलिए अब बताइए आप प्रश्न। 16 दिसंबर 2025 को भारत ने विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 50, 52, 53, 54? अभी हमने आपको बताया। क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए आप लोग। 54वीं बॉस, 54, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, ये हो गया आज का हमारा लेक्चर करंट अफेयर्स का। और अब आपके सामने छोटा सा प्रश्न है कि भारतीय फिल्म होम बाउंड को किस ऑस्कर पुरस्कार के नामित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए, या सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए? किसके लिए इसको जो है किया गया है? तुरंत मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइएगा जल्दी से कमेंट करके, ठीक है। चलिए, और अब आपके सामने मुख्य परीक्षा का प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जल्दी से भी आप लोग मुझे इसका उत्तर बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न, एक कल का प्रश्न का उत्तर है कि जैव विविधता के संरक्षण के उपाय पर चर्चा कीजिए कि हम बायोडाइवर्सिटी कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। यह मैंने आपको कल दिया था, सभी लोगों ने उत्तर समझता लिखा होगा। और अगर लिखने में कोई उत्तर समस्या आपकी आती तो आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860444092201। पीसीएस मेंस का जो एग्जाम दे रहे हैं अभी 25 वाला, वो भी लोग आप बातचीत मुझसे डायरेक्टली इसी नंबर पर कर सकते हैं, या आरओ में कोई अगर आपको समस्या आती, कोई भी इशू आता है, तो उसके लिए भी डायरेक्टली आप मुझसे इसी नंबर पे बात कर सकते हैं, 860444092201। और अभी हमारे यहां पर कई सारे कोर्स चल रहे हैं, जैसे आपका एक लेखपाल का कोर्स चल रहा है, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरओ होता है वो भी बैच चल रहा है हमारा। आरओ 26 पीसेस 26, मतलब आरओ जो पीसेस वाला होता है वो भी चल रहा है हमारा, ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस 2026 का कोर्स हमारा चल रहा है। इसके अलावा पीसीएस 25 की आंसर राइटिंग और
2026 प्री के लिए पीसीएस के लिए जो है क्या कहते हैं हमारा प्री की टेस्ट भी चल रही है, तो आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम इसी नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आपको कोई दिक्कत पढ़ाई लिखाई में आती, कहीं कोई समस्या आती है कुछ भी प्रकार की, आप आराम से आप इस नंबर पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चीजें। और बाकी ये जो उत्तर हमने दिया था आपको लिखने के लिए, आप सभी लोगों ने समझता लिखा होगा। आप चाहें तो इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं अपनी कॉपी को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, स्थल पर संरक्षण, तो उसके लिए राष्ट्रीय उद्यान आदि होता है, वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, जैव मंडल अच्छे क्षेत्र आते हैं। इसके माध्यम से इन सीटू कंजर्वेशन के माध्यम से हम लोग जो है जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। एक्स सीटू यानी कि स्थल से बाहर संरक्षण भी हम कर सकते हैं, जैसे इसमें चिड़ियाघर आ जाएगा, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, उत्तक संवर्धन, ये सब आ जाएगा। वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण, वनों की कटाई पर रोक लगा करके वनीकरण और पुनर्नवीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन करना चाहिए। अवैध शिकार व्यापार पर रोक लगाने के लिए कड़े कानूनों का पालन करना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण करना चाहिए, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रदूषण होते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, ताकि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका ज्यादा हम उपयोग न कर पाए। जन जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से हम जैव विविधता को बचा सकते हैं। सतत विकास को अपनाना चाहिए, इससे जो है हम प्रॉपर तरीके से सारा काम कर सकते हैं उसको जैव विविधता को बचाने के लिए। जैव विविधता का संरक्षण केवल सरकार के ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसके संरक्षण से ही पृथ्वी पर जीवन का संतुलन और मानव अस्तित्व क्या हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है। इसके लिए हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग मिलकर के जो है जैव विविधता का संरक्षण करें, क्योंकि जो समाज में केवल सरकार ही कार्य करेगा और वही काम करेगा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जहां पर हमें पर्यावरण संरक्षण पर हमें विशेष जोर देना है। मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी लोग केवल फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं करते हैं। जो आपके अधिकार संविधान ने दिए हैं आपको, वो ठीक अच्छी बात है, लेकिन संविधान में आपके कर्तव्य दिए गए हैं। आप अपने कर्तव्यों के बारे में सोचिए कि हमारे अपने कर्तव्य क्या है। आप अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं सोचते, बस अधिकार की बात करते हैं। वी हैव राइट टू प्राइवेसी, वी हैव फला 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 फला। अरे आपकी ड्यूटीज भी हैं, उसको भी काम कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। बाकी पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट लिखा है, पीसीएस 26 के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, सेम इसी नंबर पर पीसीएस 26 लेकर के आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। या आपको बाकी जो भी कोर्स लेना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओआर का कोर्स, आपका आरओ 26 का कोर्स, या बाकी कोई भी कोर्स लेना है, सीधे आप हमें इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। कल मिलेंगे हम लोग। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की
आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।